हमारे जलन और ईर्ष्या के उन सब की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे सब अपनी किस्मत को धिक्कार रही थीं कि कहां हम में से किसी को भी एक बच्चा तक नहीं है। और इस गांव की गंवार को एक साथ सात बच्चे हो गए, और वो भी बिल्कुल स्वस्थ। पर कोई बात नहीं, जो हमें नहीं मिल सका वो हम इस गंवार को भी हासिल नहीं होने देंगी। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी हो चुकी बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया, तुम तुरंत जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लाकर बेसुध छोटी रानी के पास रख दो। रानी का आदेश मिलते ही दाई तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े ले आई और उन्हें छोटी रानी के पास रख दिया। फिर बड़ी रानी ने बेरहमी से दाई को आदेश दिया कि अब इन नवजात बच्चों को जंगल में ले जाओ और इन्हें मारकर जमीन में दफन कर देना। इसके बदले हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। धन के लालच में अंधी दुराचारी दाई खुश होते हुए उन बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने वहाँ से सभी निशान साफ करके ईंट पत्थरों को छोटी रानी के पास रख दिया और सभी अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर में दाई जंगल से लौटकर रानियों के पास आ गई। तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को दफन कर दिया था? दाई के यहाँ भरने पर रानियों ने उसे खूब सारा धन देकर चलता कर दिया। जब सब कुछ बड़ी रानी की योजना अनुसार हो गया, तब वो अन्य रानियों के साथ बेसुध पड़ी छोटी रानी के पास जा ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही छोटी रानी ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या संतान हुई, लड़का या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए बड़ी रानी बोली, ये देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी एकदम से आश्चर्य के साथ सन्न रह गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये मान ही नहीं सकती कि मुझे बच्चे की जगह ये ईंट और पत्थर हुए हैं। एक औरत के गर्भ से क्या कभी किसी पत्थर को जन्म लेते देखा है? बच्चा तो अवश्य हुआ होगा। इतना कह रानी राजलक्ष्मी रोते हुए बड़ी रानी से बोली, दीदी, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये एक मजाक है, कह दो कि आप सब ने मुझसे झूठ कहा है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे अब जल्दी से उनसे मिलवा दो। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी रानी की बात सुन बड़ी रानी आंखें तरेरते हुए गुस्से में बोली, क्या बक रही हो तुम? हम क्यों तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? ये पत्थर ही है जिसे तुमने जन्म दिया है। इतना कहते हुए उन्होंने उन ईंट और पत्थरों को एक थैले में भर कर रख दिया। अब बड़ी रानियों को इंतजार था तो बस राजा के आने का। छोटी रानी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। भला उस अकेली की उन 6 रानियों के आगे क्या चलनी थी? दुष्ट रानियों ने पूरे महल में ये बात फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा जय सिंह भी युद्ध जीतकर अपने राज्य में पधारे, पर जब वो अपने राज्य में लौटे तो प्रजा को देख हैरान थे। जिस प्रजा को उनके युद्ध जीत कर आने पर खुशियां मनानी चाहिए थी, नाचना गाना चाहिए था, उन सब के मुंह लटके हुए थे। ये सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो असमंजस के साथ राजभवन में आए तो बड़ी रानी सहित अन्य 6 रानियों ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी, पर छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा मुरझाया हुआ था। ये सब देख राजा ने अपनी छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? छोटी रानी कुछ कहती, उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज, चेहरा तो मुरझाना ही था, इसका भेद जो खुल गया है। राजा बोला, भेद? कैसा भेद? तुम मुझे साफ साफ बताओ रानी कि आखिर बात क्या है। क्या रानी का प्रसव ठीक से हो गया था? तब दुष्ट रानी दुख का दिखावा करते हुए बोली, महाराज, हमें ठग लिया गया है। हम सबके साथ बहुत बड़ा फरेब किया गया है। ये भोली सूरत वाली रानी राजलक्ष्मी एक झूठी मतकार और धोखेबाज औरत है। महाराज, ये धूर्त स्त्री गर्भवती होने का दिखावा करती रही, जबकि ये कभी गर्भवती थी ही नहीं। इसने तो बस सब दिखावा किया है। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी ने थैले में इकट्ठे किए हुए ईंट और पत्थरों को राजा को दिखाया। ये सब देख राजा तुनक गया और बोला, बड़ी रानी, आप ये क्या कह रही है? भला एक मानव गर्भ से कभी ईंट और पत्थरों को पैदा होते हुए देखा है तुमने कभी? राजा की बात सुन बड़ी रानी बोली, क्षमा करे महाराज, पर हम भी तो आपको वही बताने और समझाने का प्रयत्न कर रही है कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस आएगा, हमें भी कोई माँ कहने वाला आएगा।
हमारे भी कान तरस गए थे महाराज माँ शब्द सुनने को, पर इस दुष्ट औरत ने हम सबके साथ छल किया है। ये सब सुनने के बाद राजा को भी बड़ी रानी की बातों का विश्वास होने लगा। उसे भी लगने लगा कि छोटी रानी ने सबके साथ धोखा किया है। राजा छोटी रानी राजलक्ष्मी से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया रानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छलने की? मैं तो जैसे तैसे विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुमने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। गुस्से से भरा राजा लगातार अपनी छोटी पत्नी को सुनाए जा रहा था, मैंने तो तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर तुमसे शादी की थी। मुझे क्या पता था तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। आज से तुम इस महल में एक रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहोगी। अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। बेचारी छोटी रानी अत्यंत दुखी हृदय से चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। इस घटना के बाद राजमहल में छोटी रानी का जीना दुस्सवार हो गया। बड़ी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, नौकरानियों से भी ज्यादा उससे काम लिया जाता। छोटी रानी बेचारी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। उसके पास कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि वो सच में गर्भवती थी। अत्यंत दुखों से घिरी बेचारी छोटी रानी रात में घंटों अकेली बैठकर रोती रहती और सोचती, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? छोटी रानी को ये सोच सोच कर आश्चर्य होता कि मेरे नन्हे नवजात बच्चों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। कहाँ और किस अवस्था में होंगे वो, पता नहीं जिंदा भी है या फिर काल का ग्रास बन गए। कई बार वो सोचती कि क्यों न सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव में चली जाऊं और अपनी पहले वाली जिंदगी जीऊं, पर फिर उसे गांव वालों का ख्याल आ जाता कि कैसे उन सब ने उसे कितने अरमानों से राजा के साथ विदा किया था। कितने खुश थे पूरे गांव के लोग। अब वापस जाकर उन सबको क्या जवाब दूंगी? किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उनको बताऊंगी? यही सब सोचकर वो गांव जाने का विचार त्याग देती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन राजा जय सिंह अपने राज दरबार में बैठा था। तभी उनके राज्य में स्थित एक छोटे से गांव का प्रधान उनके पास आता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, आज मैं आपके सामने अपने गांव की एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये घटना इतनी विचित्र है महाराज कि इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। राजा जय सिंह ग्राम प्रधान की बात सुन कहता है, कहो प्रधान जी, ऐसी क्या विचित्र घटना हुई भला? तब ग्राम प्रधान राजा को बताना आरंभ करता है, महाराज, हमारे गांव के पास ही एक जंगल लगता है, जहां से गुजरते वक्त पिछले कुछ समय से हम वहां एक चंपा फूल का पौधा और उसके आसपास बांस के कई पेड़ों को देख रहे हैं। पर महाराज, विचित्र बात तो ये है कि उन पौधों को किसी गांव वाले ने नहीं उगाया, बल्कि वो खुद ही वहां उगाए हैं। और उससे भी विचित्र बात है, उन पौधों की उगने की बनावट। उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज जैसे वो बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। ग्राम प्रधान की बात सुन राजा बोल पड़ा, तुम ये क्या कथा सुना रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इसमें ऐसी हैरान कर देने वाली आखिर क्या बात है? पौधे ही तो हैं, उगाए होंगे किसी भी तरह। तब ग्राम प्रधान बोला, क्षमा करें महाराज, पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जितनी विचित्र उन पौधों की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र ये बात है कि वो चंपा का पौधा अत्यंत खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है, और जब कोई ग्रामीण अथवा राहगीर उसके फूलों को तोड़ने का प्रयत्न करता है तो वो किसी जादुई पौधे की तरह रहस्यमयी ढंग से ऊंचा होता चला जाता है। इतना ऊंचा कि हाथ से फूल तोड़ना तो दूर की बात है, किसी लंबी लकड़ी से भी उस पौधे के फूलों को तोड़ पाना असंभव है महाराज। अब राजा जय सिंह की ग्राम प्रधान की बातों में रुचि बढ़ने लगती है। वे पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। आगे गांव का सरपंच बोला, और महाराज, सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वे पौधे आपस में किसी मानव की तरह बात करते हैं। ग्राम प्रधान की ये बात सुन कुछ देर पहले जो राजा उसकी बातों को हल्के में ले रहा था, अब वो चौंक कर बैठ जाता है कि पौधे आपस में बातें करते हैं, और वो भी बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलकर। राजा के साथ साथ पूरा राज दरबार विस्मय से भर जाता है। सभी चौंक कर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। राजा जय सिंह हैरानी से ग्राम प्रधान से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पौधे आदमियों की तरह बात करें? ठीक है प्रधान जी,
अब ये भी बता दीजिए कि वो पौधे आखिर बात क्या करते हैं। प्रधान जी राजा को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, जब भी कोई मनुष्य फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने के लिए आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना, लगो आकाश। और उसके आगे का तो मैंने आपको बताया ही है महाराज कि चंपा की डालियां इतनी ऊंची होती चली जाती हैं कि उनसे फूल तोड़ना असंभव है। परंतु सुबह जमीन में अपने आप अत्यंत सुगंधित फूल बिखरे हुए मिलते हैं, पर आज तक कोई भी व्यक्ति उन फूलों को अपने हाथों से नहीं तोड़ पाया है। गांव के सरपंच की बात सुन राजा जय सिंह सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर विचार कर वो अपने भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ को बुलाकर उसे निर्देश देते हुए कहता है, मंत्री जी, आप फौरन वहां जाओ और सच का पता लगाओ। वजीर गौरीनाथ जी महाराज कह तुरंत ग्राम प्रधान को साथ ले गांव के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में मंत्री और ग्राम प्रधान उन बोलने वाले रहस्यमयी चंपा और बांस के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं।